हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स। ठीक है, ये क्रॉनिकल अगस्त 2022 का संस्करण है। इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स को कवर किया था। प्रतियोगिता दर्पण के अलावा जो क्रॉनिकल में जो एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं, सिर्फ उन्हें इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। ठीक है, इन दोनों वीडियो को देखने पे आपको पूरा करंट अफेयर्स एक मंथ का इम्पॉर्टेंट जो भी है वो सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर जो पीडीएफ है वो पीडीएफ अपलोड हो गया है वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉनिकल अगस्त 2022 के संस्करण को। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहाँ पहला है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 का ये दूसरा संस्करण जारी किया गया। देखा जाए तो नागरिकों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावशीलता का आकलन के लिए यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में 7 क्षेत्र को कवर किया गया है: वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्र। ये 7 क्षेत्र को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, विभिन्न पोर्टल की रैंकिंग जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखें तो ये जम्मू कश्मीर जो है वो शीर्ष पर है। किस कैटेगरी में? केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में। ठीक है, और ग्रुप ए श्रेणी में राज्य में केरल 1 नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे और पंजाब तीसरे नंबर पे। फिर ग्रुप बी में राज्य देखा जाए तो उड़ीसा पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे और बिहार तीसरे पे। फिर उत्तर पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र देखें तो उसमें आपको नागालैंड पहले स्थान पे है, मेघालय दूसरे स्थान पे और असम तीसरे स्थान पे। ठीक है, यह है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। तो देखा जाए तो ये 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे कहते हैं एफएसएसएआई के चौथे जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, मतलब 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया। तो देखा जाए तो इस सूचकांक में राज्य को 5 मापदंडों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। इसमें पहला है आपको मानव संसाधन और संस्थागत डाटा, दूसरा है अनुपालन, तीसरा है खाद्य परीक्षण सुविधा, चौथा है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, 5वां है उपभोक्ता अधिकारिता। ठीक है, और यह सूचकांक जो है वो नागरिकों को सुनिश्चित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। सूचकांक में शीर्ष 5 बड़े राज्य अगर हम लोग देखें तो पहला है आपको तमिलनाडु, जो कि 1 रैंक पर है और इसका स्कोर है 82। दूसरा आता है गुजरात, दूसरे स्थान पे 77.5 इसका मान है। महाराष्ट्र है तीसरे स्थान पर। ठीक है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर 70 मान इसका है। फिर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 4 है रैंकिंग, चौथा नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश और यह है 65.5 स्कोर। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ये है 5वें स्थान पर और इसका स्कोर है 58.5। ठीक है, अब देखते हैं शीर्ष 3 छोटे राज्य की रैंकिंग। जो टॉप 3 छोटे राज्य हैं उनकी रैंकिंग में अगर देखें तो पहला स्थान पे आता है गोवा। गोवा का स्कोर है 56 और मणिपुर का 44 जो कि दूसरे स्थान पर है। सिक्किम है तीसरे स्थान पर, इसका स्कोर है 40। ठीक है, अब देखते हैं शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश की रैंकिंग। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पहला स्थान है आपको जम्मू कश्मीर का, 68.5 स्कोर है। फिर दूसरा है दिल्ली, दिल्ली का स्कोर है 66 और चंडीगढ़, चंडीगढ़ का स्कोर है 58। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022। तो एलन मस्क जो सीईओ है टेस्ला के, $227 बिलियन संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। फिर आपको सूचकांक के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, जिसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं मुकेश अंबानी, वो भारत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, सिर्फ भारत के नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, और वैश्विक अरबपतियों की सूची में, मतलब ओवरऑल दुनिया के जो अरबपति हैं उन दुनिया के अरबपतियों की सूची में देखें तो ये 8वें स्थान पे आते हैं। ठीक है, अंबानी की कुल संपत्ति है $99.7 बिलियन। उन्होंने 2022 में सिर्फ $9.69 बिलियन है सो जोड़े हैं।
ठीक है, गौतम अडानी आते हैं 9वें स्थान पे वैश्विक स्कोर पे। ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का जो रैंकिंग देखेंगे तो गौतम अडानी 9वें स्थान पे हैं। अदानी समूह के अध्यक्ष हैं गौतम अडानी, और इनका संपत्ति है 98.7 बिलियन डॉलर की। वैश्विक अरबपतियों में ये 9वां स्थान है इनका। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं सिप्री ईयरबुक रिपोर्ट पे, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री का फुल फॉर्म हो गया, और इसका ईयरबुक 2022 का जारी हुआ है, जिसमें निष्कर्ष जो हथियारों, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति की जांच करते हैं और जारी किए गए हैं। सिप्री ईयरबुक 2022 के अनुसार अगर देखें तो सबसे अधिक परमाणु हथियार किन के पास है, तो रूस के पास है। रूस के पास 5,977 परमाणु बम है। फिर दूसरे स्थान पे आता है आपको अमेरिका, 5,428। तीसरे स्थान पे चीन है 350। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, और यूनाइटेड किंगडम के पास 225, पाकिस्तान के पास 165 और भारत के पास 160 देशों के पास जो है 160 परमाणु बम है। ठीक है, इसका गठन 1966 में हुआ था, जिसका मुख्यालय है स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट 2022। तो देखा जाए तो कंटार ब्रांड 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार 4 भारतीय कंपनी 100 सबसे बड़े वैश्विक ब्रांड में शामिल हुई है। सूचकांक में अगर प्रथम 5 स्थान देखें तो पहले स्थान पे है एप्पल, जिसका ब्रांड वैल्यू है 947.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरे स्थान पे है गूगल, तीसरे पे अमेजॉन, चौथे पे माइक्रोसॉफ्ट और 5वें पे फेसबुक। अब देखते हैं जो भारतीय कंपनी है उसमें पहला है आपको 46वें स्थान पे है टीसीएस। टीसीएस जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है। फिर है एचडीएफसी 61वें स्थान पर, इन्फोसिस 64वें स्थान पर, एलआईसी 52वें स्थान पर। एलआईसी जो 52वें स्थान पर है उसमें 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो देखा जाए तो उत्तराखंड के देवस्थल पहाड़ी के ऊपर देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। इस टेलीस्कोप के विकास में भारत, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान देश में शामिल है। ठीक है, ये सभी देश मिलकर इस टेलीस्कोप को रेडी किए हैं। अब इसका जो पूर्ण पैमाना है उस पर वैज्ञानिक संचालन अक्टूबर 2022 में शुरू होगा। ठीक है, इसका पूर्ण पैमाने पर अगर स्टार्ट किया जाए तो इसका वैज्ञानिक संचालन जो है अक्टूबर 2022 में शुरू किया जाएगा। फिर इसका उपयोग जो है इसका उपयोग कर सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र ग्रहों जैसे क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने में मदद करेगी। साथ ही कई आकाशगंगा और अन्य खगोलीय स्रोतों का अवलोकन करना संभव हो जाएगा। देखा जाए तो यह टेलीस्कोप जो है खगोल विज्ञान के लिए कमीशन किया जाने वाला दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बन गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बालिका पंचायत। 17 जून 2022 को बालिका पंचायत शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत गुजरात सरकार की महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की एक पहल है, और बालिका पंचायत में संचालन जो है वो 11 से 21 वर्ष की आयु के वर्ग की बालिकाएं करती हैं। इसका जो उद्देश्य है वो लड़कियों को सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज से बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी जो कुरीतियां हैं उसको दूर करना। फिर नेक्स्ट है कि बालिका पंचायत में सदस्य को ग्राम पंचायत की तरह ही मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है कि चंद्रमा का एक नया व्यापक भूवैज्ञानिक मानचित्र। तो देखिए चीन के द्वारा चंद्रमा का एक नया व्यापक भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है, जो कि चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा या मानचित्र है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो अनुसंधान होगा, अन्वेषण होगा या लैंडिंग साइट का जो चयन होगा वो महत्वपूर्ण योगदान ये देगा। चीनी वैज्ञानिकों ने चांग-ई 5 प्रोजेक्ट नामक चंद्रमा अन्वेषण ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर उच्च रिजोल्यूशन स्थलाकृत मानचित्र बनाया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि चीन के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने
चांगी 5 प्रोजेक्ट के नाम से जो चीनी चंद्र अन्वेषण परियोजना था, उसके आंकड़ों के आधार पर उन्होंने एक हाई रेजोल्यूशन स्थलाकृति मानचित्र बनाया है। फिर देखिए तो चांगी 5 मिशन को 2020 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चांगी 5 मिशन का नाम चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी पर नाम रखा गया है। नेक्स्ट है फ्रांस में यूपीआई भुगतान और रुपे कार्ड लॉन्च। तो देखा जाए तो फ्रांस में भारत से यूपीआई भुगतान और रुपे कार्ड स्वीकार करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। अब यूपीआई और रुपे कार्ड सेवाएं जल्द ही फ्रांस में भी उपलब्ध हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि रुपे कार्ड और यूपीआई का जो सेवा है वो जल्दी फ्रांस में उपलब्ध हो जाएगी। और भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है, उसके विदेशी शाखा ने देश में यूपीआई और रुपे कार्ड की स्वीकृति के लिए फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फिर इसी में है कि जून 2022 तक सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, नेपाल जैसे देश में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाया गया है। नेक्स्ट है पाउसन वायरस। पाउसन वायरस के बारे में हम लोग देखें तो ये संयुक्त अरब राज्य अमेरिका में टिक जनजाति पाउसन वायरस के संक्रमण के कारण एक महिला की मृत्यु हो गई है। पाउसन वायरस क्या है? तो एक फ्लेवी वायरस है जो कि टीक नामक कीट द्वारा फैलता है। इस वायरस की पहचान जो है वो पहली बार 1958 में की गई थी। इसका नाम ओंटारियो के पोवसन के नाम पर रखा गया था। ठीक है, देखिए संक्रमित जो इस वायरस से जो संक्रमित होंगे उन लोगों में इसका कोई लक्षण नहीं होते हैं। उसमें बुखार, सर दर्द, कमजोरी, उल्टी, एन्फिलिसाइटिस जैसे जो हैं और दौरे इन सब जैसे जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। वर्तमान में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, कोई दवा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्य परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो देखिए आरबीआई ने कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इन्वेस्टमेंट और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर ई जनादेश हेतु प्रति लेन देन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की सीमा जो है वो 5,000 से बढ़ाकर अब 15,000 रुपये कर दिया। अब प्रति लेन देन यानी 15,000 के भुगतान के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मिलथ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो देखिए 18 जून को मिलथ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो कि दावणगेरे कर्नाटका में है, उसका लाइसेंस आरबीआई ने निलंबित कर दिया है। देखा जाए तो निलंबित करने का जो मुख्य कारण है वो है पूंजी की कमी तथा कमाई की क्षमता का अभाव। ठीक है, और परिणाम स्वरूप यह आरबीआई के अनुसार बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 11(1) और 22(3)D का साथ साथ अधिनियम की धारा 56 का उल्लंघन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रूस, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। तो देखिए रूस जो है वो सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। मतलब अब सऊदी अरब तीसरे स्थान पर चला गया। मई 2022 में भारत में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा था। इराक भारत का तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। पहले स्थान पे है इराक, दूसरे स्थान पे आ गया रूस और तीसरे स्थान पे है सऊदी अरब। ठीक है, और देखा जाए तो भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। ठीक है, उपभोक्ता में अगर देखें तो भारत तीसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे आएगा अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन और तीसरे स्थान पे भारत उपभोक्ता में। और वर्तमान में भारत अपनी खपत की आवश्यकता का 80% से अधिक जो है वो आयात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21। तो देखा जाए तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर गिरकर 4.2% हो गई, जो कि 2019-20 में 0.6% की कमी आई है। ठीक है, अब देखा जाए 2020-21 में जो बेरोजगारी दर है तो पुरुषों की बेरोजगारी दर घटकर 4.5% हो गई
और ये 19-20 में 5.1% थी। फिर महिलाओं की बेरोजगारी दर घटकर भी 3.5% हो गई, जो कि 19-20 में 4.2% थी। ग्रामीण क्षेत्र में जो देखा जाए तो ये 3.3% और शहरी क्षेत्र में 6.7% दर्ज की गई है बेरोजगारी दर। और काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध श्रम बल में व्यक्तियों का प्रतिशत जो है वो 41.6% है। और श्रमिक जनसंख्या जो है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात वो है 39.8%। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महिलाओं की प्रवास का जो क्रमशः दर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में 48% और शहरी क्षेत्र में 47.8% है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अमेरिका, भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार। तो देखा जाए तो 2022 में अमेरिका चीन को पछाड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देखें तो वर्ष 2021-22 में अमेरिका और भारत के जो मध्य द्विपक्षीय व्यापार है वो 119.42 बिलियन डॉलर रहा। ठीक है। और 2021-22 में संयुक्त अरब अमीरात जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। चौथे स्थान पर आपको सऊदी अरब 42.85 अरब डॉलर के साथ। पांचवें पे इराक और छठे पे सिंगापुर है। अमेरिका पहले स्थान पे हो गया, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात, चौथे स्थान पर सऊदी अरब, पांचवें पे इराक और छठे पे सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत गौरव ट्रेन। तो देखिए तो 14 जून को भारतीय रेलवे के दक्षिण रेलवे जोन भारत गौरव योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहने का मतलब है कि जो भारतीय रेलवे का जो दक्षिण रेलवे जोन है वो भारत गौरव योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर मतलब एक निजी क्षेत्र के द्वारा पहला ट्रेन जो है संचालित कर रही, हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया गया। ये ट्रेन जो है आपको तमिलनाडु के कोयम्बटूर और महाराष्ट्र के शिरडी के बीच चलेगी। ठीक है। यह यात्रियों को देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हुए ट्रेन मार्ग पर कई ऐतिहासिक स्थलों को कवर करेंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं विविध की ओर। पहला है बाल्टॉप्स नौसैनिक अभ्यास 2022। तो देखिए जून माह में बाल्टॉप्स बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है वो बाल्टिक सागर में शुरू हुआ और जर्मन के कील बंदरगाह में समाप्त हुआ। इसका जो मेजबान देश है वो है स्वीडन। फिनलैंड, स्वीडन और नाटो सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती अभ्यास 2022। तो देखा जाए तो 13 जून से 24 जून तक इसके बीच में मध्य अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू में अंडमान और निकोबार कमांड की जो भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती, ठीक है, यानी इंडो कॉर्पेट अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बोंगो सागर 2022 अभ्यास, इसका तीसरा संस्करण। तो देखिए तो 24 मई को भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास हुआ, इसका नाम था बोंगो सागर और ये तीसरा संस्करण था। आयोजन का स्थल देखें तो था पोर्ट मोंगला जो कि बांग्लादेश में है। इसका जो उद्देश्य है वो है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यासों और जंगी कार्रवाई के व्यापक स्पेक्ट्रम में संचालन के माध्यम से उच्च स्तर की पारस्परिकता मतलब हाई डिग्री इंटर ऑपरेटेबिलिटी और संयुक्त परिचालन कौशल यानी ऑपरेशन स्किल्स विकसित करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संप्रीति एक्सरसाइज 2022। संप्रीति एक्स जो है ये 5 से 16 जून को भारत बांग्लादेश के मध्य बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन में संयुक्त सैन्य स्टेशन प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति एक्स का आयोजित किया गया। भारतीय दल के प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन के द्वारा किया गया। संप्रीति है, ठीक है, संप्रीति होगा। संप्रीति अभ्यास द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है जो दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच
अंततः क्रियाशीलता और सहयोग की पहलुओं को मजबूत और व्यापक बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान में, जहाँ पहला है 75वां कांस फिल्म महोत्सव। तो देखा जाए तो कांस फिल्म महोत्सव का जो विजेता सूची है उसमें पाम डी ओर पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को, जिसके निर्देशक हैं रूबेन ओसलुंद। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं पार्क चान वुक। फिल्म है डिसीजन टू लीव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं सांग कांग हो, जो फिल्म है ब्रोकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है जर अमीर इब्राहिमी। फिल्म का नाम है होली स्पाइडर। ठीक है, होली स्पाइडर मूवी के लिए चुनी गई है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा है तारिक सालेह, बॉय फ्रॉम हेवन मूवी के लिए है। ठीक है, जूरी विशेष पुरस्कार में दिया गया है तोड़ी और लोकिता को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार। तो देखा जाए तो विजेता है रूथ ओजेकी, जो कि यूएस कनाडाई लेखक हैं, फिल्म निर्माता और जैन बौद्ध पुजारी हैं। ठीक है, इनकी उपन्यास है द बुक फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। इसके लिए इनको पुरस्कार राशि दिया गया है 30,000 पाउंड, जो कि लगभग $36,000 के बराबर है। ये उपन्यास एक 13 वर्षीय लड़के की कहानी बताता है जो अपने पिता की दुखद मृत्यु के बाद उससे बात करने वाली वस्तुओं की आवाज़ें सुनना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं नियुक्तियों की ओर, जिसमें पहला है व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के प्रमुख के रूप में नामित हुए हैं। तो ये हुए हैं आरती प्रभाकर। फिर नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट यानी यूएनजीसी द्वारा जल प्रबंधन के लिए ग्लोबल एसडीजी पायोनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं रामकृष्ण मुक्कावेली। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं प्रमोद के मित्तल और रिलायंस जियो इन्फोकॉम के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी है लीसा स्टालेकर। चलिए आगे देखें। अब मूव करेंगे निधन की ओर, जिसमें पहला है स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई पोनुसामी। अंजलाई पोनुस्वामी। तो देखा जाए तो इंडियन नेशनल आर्मी के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिनका 102 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये 1943 में आईएनए की महिला रेजिमेंट झांसी की रानी में शामिल हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भजन सोपोरी। भजन सोपोरी जो है वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सोपोरी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है प्रोफेसर गोपीचंद नारंग। गोपीचंद नारंग का देखें तो प्रसिद्ध उर्दू विद्वान, भाषाविद, साहित्य आलोचक और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है राधा मोहन। ये पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री प्रोफेसर हैं राधा मोहन, जिनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। निधन में आगे है हरिचंद, 2 बार ओलंपियन और 2 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता, लंबी दूरी के दौर के महान खिलाड़ी हरिचंद का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मारुति सुजुकी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुस्तकों की ओर, जिसमें पहला है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। इसके लेखक हैं विनीत कार्निक। फिर नेक्स्ट है अष्टांग योग। अष्टांग योगा जो है इसके लेखक है डॉक्टर सोनू फोगाट। फिर नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अनटोल्ड स्टोरी। इसके लेखक हैं राम बहादुर राय। फिर नेक्स्ट है बिटर ऑरेंज ट्री। बिटर ऑरेंज ट्री के लेखक हैं जोखा अलहार्थी। फिर नेक्स्ट है आज़ाद नगर, द स्टोरी ऑफ अ 21st सेंचुरी स्लेव रिवॉल्ट। यानी कि आज़ाद नगर 21वीं सदी के गुलाम विद्रोह की कहानी। इसके लेखक हैं लॉरा टी मर्फी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
नेता, राजनेता, नागरिक, मतलब लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स। इस पुस्तक के लेखक हैं रशीद किदवई। आगे देखें, आगे है इन द लैंग्वेज ऑफ रिमेम्बरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ पार्टीशन। इसके लेखक हैं आंचल मल्होत्रा। फिर नेक्स्ट है द पावर ऑफ द बैलेट, ट्रेवल एंड ट्राइम्फ इन द इलेक्शंस। तो इसके लेखक हैं सुनील अरोड़ा। फिर नेक्स्ट है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, मतलब भारत में पुलिस सुधार के लिए संघर्ष, हिंदी में। तो इसके लेखक हैं प्रकाश सिंह। फिर नेक्स्ट है अपने दिल की सुनो, लंदन एडवेंचर, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट देखें, चर्चित खेल व्यक्तित्व, तो यह है रुमेलीधर। रुमेलीधर को देखें तो 28 जून 2022 को भारत की गेंदबाज ऑलराउंडर रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जीवन में 4 टेस्ट, 78 एक दिवसीय, 18 T20 मैच में भाग लिया। इन्होंने कुल 138 रन बनाए और सभी प्रारूप में 84 विकेट लिए। नेक्स्ट है पैराशूटिंग विश्व कप। पैराशूटिंग विश्व कप में देखें तो भारत की जो अवनी लेखरा है, भारत की अवनी लेखरा ने फ्रांस के चिटियारो में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 250.6 की विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। वह 2024 पेरिस ओलंपिक में स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय पैरालंपिक निशानेबाज बन गई हैं। ठीक है, जो 2024 में पेरिस में होने वाले पैरालंपिक है उसमें स्थान पाने वाली पहली भारतीय पैरालंपिक निशानेबाज बन गई हैं। फिर नेक्स्ट इस टूर्नामेंट में रजत पदक के विजेता थे एमिलिया बावस्का, पोलैंड के हैं, स्कोर रहा 247.6। कांस्य पदक है अन्ना नॉर्मन, स्वीडन के हैं, स्कोर है 225.6। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है बुलत तुर्ली खानोव कप कुश्ती का। बुलत तुर्ली खानोव कप कुश्ती में देखें तो ये कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित हुआ। भारत का इसमें दूसरा स्थान रहा, जिसमें भारत 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 12 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में ईरान ने सर्वाधिक पदक 14 जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। भारतीय पदक विजेता देखें तो इसमें गोल्ड में आपको सरिता मोड़ 59 किलोग्राम की कैटेगरी में, मनीषा 65 किलोग्राम कैटेगरी में, मानसी अहलावत 57 किलोग्राम, साक्षी मलिक 62 किलोग्राम कैटेगरी, दिव्या काकरन 68 किलोग्राम कैटेगरी, अमन सहरावत 57 किलोग्राम कैटेगरी, ये गोल्ड विजेता है। रजत में बिपाशा है 72 किलोग्राम की कैटेगरी में। कांस्य में 5 हैं, पूजा सिहाग 76 किलोग्राम कैटेगरी में, सुषमा शौकीन 55 किलोग्राम कैटेगरी, बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम कैटेगरी, मोहित गिरवाल 125 किलोग्राम और नीरज 63 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक विजेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप कुश्ती में। तो देखिए भारतीय महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान के बिश्केक में खेले गए अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में कुल 8 स्वर्ण पदक के साथ ये चैंपियनशिप जीत ली है। भारत पहले स्थान पर रहा, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 10 पदक जीते और कुल 235 अंक इन्होंने अर्जित किए। जापान दूसरे स्थान पर रहा, 143 अंक इसे मिले। मंगोलिया को 138 अंक मिले और ये तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय पदक विजेताओं को देखें तो स्वर्ण पदक में आपको ऋतिका 43 किलोग्राम में, अहिल्या शिंदे 49 किलोग्राम में, शिक्षा 57 किलोग्राम में, प्रिया 73 किलोग्राम में, परविंदर सिंह 3 कैटेगरी में परविंदर सिंह ने जीता है। ठीक है, 80 किलोग्राम कैटेगरी में 3 भार श्रेणियों में परविंदर सिंह ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में भी अवार्ड देने लगा है, इसलिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 में है एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के ऑलराउंडर हैं। फिर विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 चुनी गई हैं तूबा हसन, जो कि पाकिस्तान की स्पिनर है। चलिए नेक्स्ट देखें, अब आते हैं दिवस में। 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस जो है इसका विषय था डेयरी नेट जीरो। फिर 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस
5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, जिसका थीम है केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। 7 जून को मनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, मतलब सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, सेफर फूड बेटर हेल्थ। 8 जून को मनाया गया है विश्व महासागर दिवस, पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही, मतलब इंग्लिश में कहें तो रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। फिर 8 जून को मनाया गया है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और 12 जून को मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जिसका थीम रहा बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, मतलब यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है 15 जून। 15 जून को मनाया गया है वैश्विक पवन दिवस। 17 जून को मनाया गया है मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस, जिसका थीम रहा एक साथ सूखे से ऊपर उठना, राइजिंग अप फ्रॉम ड्राउट टुगेदर। 20 जून को मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस, जिसका थीम है हुएवर व्हाटएवर व्हेनेवर। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। 23 जून को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यानी कोविड-19 से बेहतर तरीके से निर्माण करना, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीन साझेदारी को बढ़ाना। 23 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, मतलब इसका थीम रहा एक शांतिपूर्ण दुनिया के साथ, मतलब टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। 26 जून को मनाया गया है विश्व ड्रग्स दिवस। 29 जून को मनाया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। चलिए आगे देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। आप onlinestudycenter.in से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पीडीएफ सेक्शन में जाकर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। और फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है फेसबुक पेज, क्योंकि वीडियोज़ वहाँ भी अपलोड होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।